बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अकाउंटिंग का बेसिकली हम यहाँ पे एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे आज, और साथ साथ हमने आखिरी लेक्चर में उसकी इक्वेशन के बारे में देखा। आज हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर ये हो जाए इजीली हो जाएगा। हो क्यों नहीं रहा? हाँ जी, हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ जी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो हम जनाब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं ज़रा देख लूँ कि फोकस इसका ठीक भी है कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ले जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 1 है जी। सामने वो ये कहते हैं स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मिस्टर सलीम स्टार्ट द बिजनेस विद द गुड्स ₹40,000। बिल्डिंग जो है उसकी 1 लाख के साथ है। कैश जो है उसका कितने के साथ है? 10,000 के साथ है। और उसकी ट्रांजेक्शन 1 है जी, वो ये कहते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, कहते हैं परचेज गुड्स ऑन अकाउंट है। तीसरी जो ट्रांजैक्शन है, इसी तरह ये सारी है। हमने क्या करना है जी, इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, सारी ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। और इन ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स हमने रिकॉर्ड करने हैं किसके अंदर? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। ले जी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है क्या होती है जी, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या फिर उसको ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ले जी आगे चलते हैं जी ज़रा थोड़ा सा। मैं जनाब यहाँ पे निकालता हूँ क्या, एक अदद पेज, और as usual my where is other material and my markers, ठीक है, जिनके साथ मैंने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। लें जी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखने हैं, मतलब उसका जो फॉर्मेट है, यहाँ पे आप लिखें जी एसेट्स जितने भी आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखें जनाब इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, या कैपिटल लिख लें आप, ठीक है। ले जी, अपनी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं जी यहाँ से, आई होप नज़र आ रही होगी। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है जी, वो ये कहता है कि मिस्टर सलीम ने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, गुड्स उसकी 40,000 के साथ है, बिल्डिंग 1 लाख के साथ है, और कैश उसका 1,10,000 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गुड्स है, तो स्टूडेंट गुड्स जो है ना, उसको हमेशा अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस के नाम से पहचाना जाता है। किस नाम से? परचेजेस के नाम से। गुड्स का मतलब होता है चीज़ें। तो हम बिजनेस के अंदर जब भी किसी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसको ये नहीं लिखेंगे कि गुड्स दिस वन एंड गुड्स दिस वन, क्योंकि बिजनेस के अंदर कभी भी गुड्स का नाम नहीं आता, बल्कि परचेजेस का या सेल्स का नाम आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स हैं, प्लस हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, प्लस हमारे पास क्या है, कैश है, कैश, ठीक है। और इसकी अमाउंट सबसे पहले लिखते हैं जी, गुड्स कितने के साथ हैं जी, क्वेश्चन में दी हुई है 40,000 के साथ है, 40,000 प्लस बिल्डिंग कितने के साथ है जी, बिल्डिंग्स 1 लाख के साथ है, प्लस कैश कितने के साथ है, 1,10,000 के साथ है। और इनको जमा करें तो हमारा कैपिटल कितना बनता है, मैं कैपिटल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब कि मालिक के पास इतने पैसे थे, तो कैपिटल स्टूडेंट यहाँ पे बनता है 1,10,000 जमा 1 लाख, 2,10,000 जमा 40,000, 2,50,000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मालिक के पास 2,50,000 का कैपिटल था, तो उसने ये 3 चीज़ें अरेंज की हैं ना, यानी उसने परचेजेस कुछ चीज़ें खरीद ली हैं, उसके पास बिल्डिंग आ गई है, कैश आ गया उसके पास, ये पड़ा हुआ है, और टोटल सरमाया उसके पास कितने का था, 2,50,000 के पास, 2,50,000 के साथ था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे इसका इफेक्ट देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। सेकंड नंबर पे है, कहते हैं परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹30,000। आपने चीज़ें उधार पे ख़रीदी है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि उधार पे ख़रीदना, बल्कि पैसे नहीं आप दे रहे, यानी परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹40,000। तो आप जब चीज़ें उधार पे ख़रीदते हैं ना, तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है, जिसको आप नाम देते हैं किस चीज़ का, इसको आप नाम देते हैं क्रेडिटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस
यहाँ पे करंट लाइबिलिटी होती है ना क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि सर जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के साथ हुए हैं क्रिएट जी हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सर क्रेडिटर्स जो हैं वो 40,000 के साथ हुए हैं, 40,000 के साथ है ना, हाँ यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40,000। और हमने क्या किया था, गुड्स परचेज की थी 40,000 के साथ, यानी 40,000 का इजाफा यहाँ पे हो गया और दूसरा 40,000 का इजाफा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं एंड कितनी रुपीस के साथ, 40,000 के साथ। लें जी, अब इसके नीचे आप लाइन लगा दें जी। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे कोशिश करें आपके स्केल के साथ आप लगाएं। ठीक है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। लें जी, ये जो है 2,50,000 एज इट इज ऐसे ही आएगा, ये 40,000 भी ऐसे ही आएगा, इज़ इक्वल टू कैश 1,10,000। ठीक है, प्लस बिल्डिंग का 1 लाख ऐसे ही आएगा, प्लस और 40 और 40 कितना होता है, 80,000, और इसका भी 80,000 ऐसे ही आएगा। लें जी, ये एक जो इफ़ेक्ट था आपने क्या किया जी, इसका रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें मिक्सअप ना हो जाए। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो ये कहते हैं कि सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹40,000। आपने चीज़ें जो है अकाउंट पे सेल की हैं जी, कितने की, 40,000 के साथ। अब चीज़ें बेटे आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट के ऊपर। तो जब आप चीज़ें सेल करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपकी परचेजेस हैं इसके अंदर क्या आ जाती हैं, कमी आ जाती हैं। और दूसरा जनाब, आप उधार पे सेल कर रहे हैं तो आपके ना डेटर्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, क्या क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे, डेटर्स। पहली चीज़ तो ये आप इफ़ेक्ट को ज़रा अंडरस्टैंड करें। कहते हैं सोल्ड गुड्स अकाउंट ऑन अकाउंट, कि चीज़ें अब आप अकाउंट पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। पहले ऊपर आपने देखा था कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, कि चीज़ें उधार पे ख़रीद रहे थे तो यहाँ पे एडिशन किया। अब चीज़ें ख़रीद नहीं रहे, अब आप चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप चीज़ें उधार पे सेल कर रहे हैं, आपके पास ना यहाँ पे नया एक डेटर क्रिएट हो जाएगा, एसेट क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप नाम देंगे डेटर्स का। डेटर्स को चीज़ें कितने के साथ सेल कर रहे हैं जी, तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर सर 40,000 की चीज़ें इसको सेल कर रहे हैं। एक चीज़, सर हमारी चीज़ें कितनी निकल रही हैं यहाँ से, सर हमारी चीज़ें निकल रही हैं जी, आप माइनस कर दें यहाँ से 40,000 से। और तो कोई इफेक्ट नहीं ना कहीं पे आएगा जी, कहीं नहीं आएगा, आप उसको बाकी को छोड़ दें। ले जी, अब आप क्या करें जी, एक लाइन लगाएं, अपना बैलेंस जो है लेफ़्ट एंड राइट साइड का इक्वल करें। ठीक है जी, कितना होता है बैलेंस इसका, लें 80 में से 40 माइनस करें तो यहाँ पे 40 ही आता है, जमा सर 1 लाख, जमा सर 1,10,000, सर जमा ये 40,000 ऐसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू फिर ये 40,000 ऐसे ही है, जमा और ये 2,50,000। ठीक है जी, ये है। अब आपने पता क्या, ये करने के बाद आपने फिगर्स देखनी भी हैं कि क्या मेरी जो एसेट वाली साइड है ये और ये जो लाइबिलिटी वाली साइड है बैलेंस इक्वल है ना इसका। जैसे 2,50,000 प्लस 40 290 होता है, ये ऐड करें जी इसमें 150, 250 एंड 290। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन अभी तक क्या जा रहा है जी, ठीक जा रहा है। अब चलते हैं जी अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तीसरी हो गई है। अब अपनी चौथी ट्रांजैक्शन के ऊपर चलते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन में कहते हैं कैश ऑफ ₹20,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपने कैश जो है ना 20,000 रुपया कहाँ पे जमा करवाया जी, बैंक के अंदर जमा करवाया। इसका मतलब ये है कि बैंक आपका एसेट होता है, मैंने पीछे एग्जांपल्स में आपको बताया था। तो यहाँ पे एक और एसेट क्रिएट हो गया जी, जिसका नाम है जी बैंक। और आप बैंक के बिल्कुल नीचे आ जाएं, यहाँ पर लिखें जी सबसे पहले 20,000 आपके अकाउंट में जमा हुआ है। तो यहाँ कैश जो था ना उसमें से 20,000 आप माइनस कर दें कि सर जी मैंने कैश जो है वो यहाँ से निकाल के यहाँ बैंक में जमा करवा दी है। ठीक है जी, तो जनाब ये इफ़ेक्ट्स आपके सामने आए हैं। अब इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लें कि जनाब इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वंस अगेन जी आपने क्या करना है, लाइन लगानी है,
कुछ इस तरह से बैलेंसेस लिखे हैं जी, ये इसी तरह ही आएंगे नीचे 2,50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू ऐसे ही है, ये 20,000 ऐसे ही आएगा, ठीक है। 40,000 भी ऐसे ही आएगा, प्लस 1,10,000 में से 20,000 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 90,000। फिर यहाँ पे आ जाए जी जमा 1 लाख, और जहाँ पे जनाब लिखे हाँ 40,000। जी अगर आप इसका दोबारा बैलेंस करना चाहें तो आपका बैलेंस जो है वो 2,90,000 ही आएगा। मैंने तो किया हुआ है, आपने अगर करना है अपनी कन्फर्मेशन के लिए तो कर लें। आगे चलते हैं जी अगली ट्रांजैक्शन के ऊपर। 5वीं ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या बात लिखता है। 5वीं ट्रांजैक्शन में कहता है, यहाँ पे 5वें नंबर पे मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, कहता है पेड कैश इन टू द सप्लायर ऑफ रुपीज़ गुड्स रुपीज़ 20,000। जो सप्लायर था ना उसको आपने 20,000 रुपया अदा किया है। बेटे याद रखना कि सप्लायर वो बंदा होता है जिससे माल आप क्या करते हैं उधार में ले रहे होते हैं, ठीक है। जिससे आप माल क्या करते हैं उधार पे लेते हैं। तो जिस बंदे से आप माल उधार पे लेते हैं ना उसको आप कहते हैं वो आपका क्या है क्रेडिटर है। एक चीज़ सप्लायर था ना, इसने माल आपको सप्लाई किया था, कौन सी एंट्री पे या कौन सी ट्रांजैक्शन पे, यहाँ पे दूसरी पे। अब ज़ाहिर है इसको 20,000 की पेमेंट भी तो देनी है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये तो नहीं कि आप उधार ले लो और कहो जी अल्लाह अल्लाह करे झूठी हो, ऐसे तो नहीं होता। तो आप 5वें नंबर पे आके जनाब क्या करेंगे, आपने सप्लायर को पैसे दिए हैं तो सबसे पहली बात यह है कि पैसे आपकी जेब से निकल रहे हैं। आप 20,000 तो ज़रा करें ना कैश में से माइनस पहले, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्रेडिटर की अमाउंट लिखी है उसमें से भी 20,000 आप माइनस कर दें, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करनी, उसको आपने नहीं छेड़नी, आप ऐसे इसको लाइन लगाएं, ठीक है जी। कुछ यूँ करके लाइन लगा ली आपने मेरे बेटे ने। आओ जी वैल्यूज़ लिखें जी 2,50,000, यहाँ पे वैल्यू लिखें जी 40 में से 20 किया तो 20,000 रह गया पीछे, इज़ इक्वल टू 20,000 एज इटिव रहेगा। फिर उसके बाद प्लस 40,000 प्लस 90 में से 20 निकालें तो 70,000 है, प्लस 1 लाख प्लस 40,000। ले जी ये बैलेंस हो गया आपका। ये थी ट्रांजैक्शन आपकी 5वीं। अब ट्रांजैक्शन आगे चलते हैं जी 6ठी पे। 6ठी ट्रांजैक्शन जो है उसमें क्या कहते हैं बेटे, उसमें कहते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर पे कि रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर ₹30,000। आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया जी 30,000 रुपये। यानी ये वो कस्टमर्स थे जिनको आपने माल उधार पे सेल किया था, यानी जो कि आपके डेटर्स थे ये वाले। इन लोगों से आपको कितने पैसे मिले हैं जी 30,000 रुपये मिले हैं, ठीक है। वेरी गुड जी सर जी, हमने इनसे 40,000 लेना था तो 30,000 हमें मिल गया, लिहाजा इसमें से पहले आप 30,000 ख़त्म करें। और कैश कितना था सर, कैश मेरे पास पड़ा हुआ था 70, सर इसमें 30,000 ऐड कर दें। क्या बात है, पैसे हमें आ गए जी। पैसे जब आते हैं बंदा वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है जी। खैर इस पर आप लाइन लगाएं, ये वैल्यूज़ इक्वल करें जी। 2,50,000 एज इटिव आएगा प्लस 20,000 एज इटिव है, और उसके बाद वंस अगेन 20,000 प्लस 40 में से 30 माइनस करें तो 10,000 रह जाता है। इसी तरह 70 में से 30,000 आप ऐड करें 70 के अंदर तो 1 लाख बन जाता है। फिर उसके बाद जी 1 लाख ऐसे ही है, देन 40,000 एज इटिव। ले जी हो गया। अब अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जी। 7वें ये कौन सी की है, 6ठी की है हमने। 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आ जाए। वो कहता है अपार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹30,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कहते हैं बिल्डिंग का एक हिस्सा जो जनाब उसको आग लग गई है। क्या हुआ, उसको आग लग गई है और 30,000 का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग हमारे पास जो एसेट्स के तौर पे मौजूद थी इसकी 30,000 के साथ वैल्यू में कमी आ गई है। ओह हो जी, मालिक की बिल्डिंग को आग लग गई, माइनस 30,000। और यहाँ से जो मालिक का सरमाया था ना 2,50,000 का, उसमें भी जनाब 30,000 की कमी आ चुकी है। मालिक को अब नींद नहीं आएगी रात को कि यार बिल्डिंग में आग लग गई है, मेरी तो विरासत में 30,000 की कमी आ गई है। तो इसीलिए जब आपके एसेट में कमी आती है तो इसका मतलब ये है कि सेम टाइम आपके कैपिटल में भी कमी आ रही होती है।
लेकिन जब सबसे बराबर करते हैं जी, यहाँ 2,50,000 में से 30 माइनस करें तो इधर आता है जी कितना, 2,20,000 प्लस ये 20,000 एज इट ही है, उसके बाद ये 20,000 एज इट, उसके बाद प्लस 10,000 एज इट प्लस 1 लाख, प्लस 1 लाख में से 30 माइनस करें तो कितना आता है, 70,000 और प्लस 40,000। ठीक है जी, ये हो गई 7 और ये अब 8वें नंबर पे ट्रांजैक्शन आ रही है। 8वें नंबर पे कहता है कि ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द चेक ऑफ ₹20,000। कहते हैं जी उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जी 20,000 का उसने चेक दे दिया है। ठीक है जी, 8वें नंबर पे तो 20,000 के चेक से मुराद क्या है, यानी 20,000 का चेक ना उसने अपने बिजनेस में दिया है, कैश में इजाफा हो गया। तो जनाब वो एक्स्ट्रा पैसे लेकर आ रहा है, जहाँ मर्जी से लेकर आए, हमें क्या जी कैश में इजाफा हो रहा है ना, तो आप जनाब 20,000 का इसमें क्या कर दें, इजाफा कर दें, और यहाँ पे जो प्लस कैपिटल है उसमें भी 20,000 का इजाफा कर दें, क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है जी आपके पास। अब आप क्या करें, इसकी जो दोनों साइडें हैं उसको इक्वल करें, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सी लाइन लगा दें। खूबसूरत सी लाइन समझते हैं ना आप, ठीक है, खूबसूरत सी लाइन लगानी है। तो ये जनाब आता है जी 2,40,000 और ये आएगा 20,000। यहाँ पे ये आएगा 60,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 एंड प्लस 20,000। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी यहाँ पे 9वें नंबर पे पेड सैलरीज ₹4,000 बाई चेक। आपने सैलरीज अदा की हैं जी चेक के थ्रू। ठीक है जी, चेक का मतलब ये है कि बैंक अकाउंट से आपकी सैलरीज की हैं। कितने के साथ हैं जी, 4,000 की आपने सैलरी दी है। लो जी, सैलरी बेसिकली आपका क्या आगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो सैलरीज जो है आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं और ये 4,000 के साथ हैं। तो जब हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं तो उसको फिट करना होता है। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं फिट कहाँ पे करूँ इसको। लो जी, मैं ऐसे करता हूँ कुछ ना, इसको घुमाता हूँ। पेज अब थोड़ा सा ख़त्म हो गया ना, हमें जगह थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए थी। चलें खैर, अब जगह तो नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ सैलरीज। ठीक है, वैसे अगर आपने यहाँ पे लिखना है इसको, मैं लिखता हूँ जी सैलरीज 4,000 के साथ हैं। अब मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट के थ्रू सैलरीज दी हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4,000 मैं माइनस करता हूँ बैंक से, और इधर मैं 4,000 ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने 4,000 ना लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सैलरीज का। अब जनाब मैं इसको इक्वल करता हूँ। नहीं जी, ये 4,000 वही सैलरी का आ गया, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, जमा ये 60,000 आपका कैश चल रहा है, जमा 70,000 आपका चल रहा है, नेक्स्ट जमा 1 लाख चल रहा है आपका, जमा 10,000 चल रहा है आपका, जमा 16,000 चल रहा है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे है जी 20,000 प्लस 2,14,000। दिनों को आप ज़रा एडअप करें तो आपका बैलेंस जो है वो इक्वल ही आएगा। ठीक है जी, और आके 10वें नंबर पे आ गए। वो कहता है गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर अमाउंटिंग ₹4,000। अब सप्लायर वो बंदा था जिससे माल मैंने उधार पे ख़रीदा था, ये वाला। ठीक है, इसको चीज़ें जनाब आप वापस कर रहे हैं। अमाउंट कितने के साथ है जी, उसकी 4,000 के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि इसको चीज़ें वापस जा रही हैं, तो भाई मैं इसकी अमाउंट जो मैंने देनी है उसमें से 4,000 तो पहले माइनस करूँ, और दूसरा जो परचेजेस मैंने ख़रीद के रखी हुई थी अपने पास 60,000 की, उसमें से भी 4,000 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और बैलेंस कर देता हूँ अपना। यहाँ पे ये 4,000 वही जो सैलरीज वाला है, 60 में से 4 माइनस किए 56,000 जमा 70,000 जमा 1 लाख जमा 10,000 जमा 16,000 इज इक्वल टू
16,000 जमा 2,40,000। ठीक है, तो आप जमा कर लें इसको। 2,40,000 में 16 जमा करें कितना बनता है? 2,56,000 बनता है। अब यहाँ पर देखें 16 जमा 10 26, 26 और 1 लाख, 1,26,000 हो गया। 1,26,000 में 70,000 जमा करें कितना बनता है? 1,26,000 जमा 70,000 जमा 56,000 जमा 4,000, तो 2,56,000। इसी तरह ये भी आप जमा करें तो 2,56,000 आपका बनता है। मतलब कि आपकी एसेट साइड और आपकी लाइबिलिटी साइड इसमें इक्वल हो गई है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपने क्या करना है, इसको नीट एंड क्लीन करना है। मैंने ट्राई की है, ज़रा पेज कम हो गई थी यहाँ पे एक सैलरीज की जगह के लिए। आप कोशिश करें कि इसको लैंडस्केप पेजेस में करें। अगला जो इसका क्वेश्चन होगा बेटे, मैं कोशिश करूँगा कि एक्सेल के ऊपर करूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ईजी हो जाए। और इसके सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करके हम क्विकली हम जर्नल्स की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखें, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।